हेलो दोस्तों। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में कहाँ तक का कर लिया है पूरा। पाषाण काल हो गया था। फिर उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सब क्वेश्चन भी कर लिए थे। रंगपुर चावल की भूसी मिलती है, कोटजी में आग में नष्ट, कोटदी जी आग में नष्ट हो गया था शायद, ये ऐसा कुछ कर रहा है। तो प्रमुख पशु था एक श्रृंगी पशु, और ये सर्वाधिक मोहनजोदड़ो मोहर मिले मोहनजोदड़ो में। वस्त्रोत्फेदन लिपि थी, और सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा गुजरात सिंधु सभ्यता के ईंट 1:2:4। अफगानिस्तान में जो मेनका है, अफगानिस्तान से कार्नियल पत्थर और लाजवत पत्थर मंगाया जाता था, सुरतुई और मुंडीगाग से, और वहाँ से फिर मनका बनता था। सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश अफगानिस्तान था। मृदभांड के प्रकार जो थे, मृदभांड का पहली बार निर्माण पाषाण काल में हुआ था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था कि नवपाषाण काल में हुआ था कि पाषाण काल में, तो पाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड जो था वो कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड लाल पे नीला, लाल बर्तन पे थोड़ा नीला होता था। फिर उसके बाद आपका नीचे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है आपका, एक सेकंड, ताम्र पाषाण या ऋग्वैदिक काल के मृदभांड ओसीपी तरह के होते थे। गेरुआ वाड़े मृदभांड ओसीपी। उत्तर वैदिक काल के मृदभांड कैसे होते थे? पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर। छठी शताब्दी के उत्तरी काली चमकदार मृदभांड एनबीपीडब्ल्यू नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर आधारित थी। पहला तो कृषि था। कृषि में क्या क्या था? कपास की खेती होती थी, गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन, ये सब थे। उद्योग था। आर्थिक व्यवस्था में, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था में उद्योग भी था। उद्योग में क्या थे? कपड़े से बने उद्योग, कपास से बने उद्योग, कपड़ों पर तिपतिया छाप होती थी। तिपतिया छाप माने 3 पत्ती ऐसे बनी होती थी, ऐसे 1 2 3 तिपतिया छाप। किसी तिपतिया छाप ये है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति पर तिपतिया छाप मिलता है। जो मोहनजोदड़ो की पुरोहित की मूर्ति थी उस पर तिपतिया छाप का मिलता है। कुछ तिपतिया छाप का कपड़ा वो पहने थे ऐसे, जैसे मान लिया ये मूर्ति। इनकी दाढ़ी उड़ी के बारे में आगे उस कला एवं संस्कृति में मैं बताऊंगा कि क्या है, दाढ़ी थी कि नहीं थी, क्या था कैसे था। लेकिन तिपतिया छाप अभी आप इसको जान लीजिए कि तिपतिया छाप मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित के कपड़े पर था। मिट्टी जो है, मिट्टी उद्योग में मिट्टी का क्या था? मिट्टी से मानव और पशु मूर्ति बनती थी उद्योग में, और महिला मूर्ति पुरुष से ज़्यादा थी महिला मूर्ति, इसलिए सिंधु समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक भी कह सकते हैं। सिंधु समाज एक कथन में दे देगा कि सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक था कि पितृ सत्तात्मक, तो मातृ सत्तात्मक था। महिला मूर्ति ज़्यादा थी। पत्थर के लिए मनका मोहर मनका किससे बनता था आपको बता दिया हूँ, कार्नेलियन पत्थर और एक और लाजवर्त पत्थर। दोनों कहाँ से मंगाए जाते थे? दोनों पत्थर मंगाए जाते थे यहाँ अफगानिस्तान से, सुरतुई और मुंडीगाग से। तो ये तो हमने बता दिया है। फिर उसके बाद धातु में कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो धातु का सर्वोच्च उदाहरण है। धातु मूर्ति का सर्वोच्च उदाहरण मोहनजोदड़ो। कांस्य की नर्तकी, ये जो कांस्य की नर्तकी है ना, ऐसे डांस करती है, घुटना तोड़ देती है, ऐसे अपना घुटना ऐसे टूटा हुआ। अरे इसका मुझे एग्जैक्टली मैं चित्र नहीं बना पा रहा हूँ उसका, बट आपको दिखाऊँ कैसे। चलो कोई नहीं, मैं अपने नज़रों से देख पा रहा हूँ, आप आपके पास भी हो तो देखते रहिए। उसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ पहनी हुई है गले में, छोटा सा काला सा मूर्ति है। ये जो है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मोम विधि से बनाते हैं। उसका भी मोम विधि का भी वर्णन मैं उसमें करूँगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कांस का रहता है, कांस किससे बना होता है? तांबा और टीन से बना होता है ना कांस, तांबा टीन से बना होता है कांस शायद। एक सेकंड में इसको देख लेता हूँ पीडीएफ में। देखो यही तांबा और टीन से बना होता है। तांबा और टीन से CuZn से कांस बनता है। टिन जिंक है ना, टिन नहीं है, सॉरी, तो जिंक लिख दिया मैं। टिन का वो क्या होता है? टिन किसके मतलब होता है? टिन का वो क्या होता है यार?
टिन का मैं ये भूल रहा हूँ, देखो अभी दिमाग में है, चल नहीं रहा टिन का वो क्या होता है, संकेत क्या होते हैं उसके, साइन क्या होता है टिन का, दिमाग में नहीं आ रहा यार अभी, देखो यहीं दिमाग में ही है, अच्छा भी आएगा तो बता दूंगा। तो कापर और टिन से कांच बनता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि कांच की नर्तकी की मूर्ति हो गई, मोम विधि से मोम को गला करके उसको अंदर डालना, फिर उसके ऊपर से जैसे क्या करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, ये मोम है, इतना बड़ा मोम है, ठीक है, इसको क्या किया, इसको पिघला लिया। पिघलाने के बाद जैसे मान लिया ये सांचा है, ये सांचा है कोई, इस सांचे में एक छेद किया, इस मोम को पिघला करके इसी में डाल दिया, ठीक है। ये सांचा किसका बना था, मिट्टी का, किसका बना था, मिट्टी का बना था सांचा। अब मिट्टी का सांचा बना था, तो मिट्टी के सांचे में एक सेकंड में फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नोट्स मैं अपने जो मुझे याद है वही बता रहा हूँ, मैं देखो याद नहीं कर पा रहा हूँ, ये भूल इसी से पता चलता है, जब आप रिवाइज करते हैं ना तो जो चीज़ें नहीं आती पता चल जाता है, फिर उसको एक बार देख लेते हैं तो रिवाइज हो जाता है। तो सबसे पहले शायद जैसे मान लिया मिट्टी का मूर्ति बना दिया मैं, मिट्टी की मूर्ति के नीचे छेद कर दिया मैं, अगर छेद करने के बाद इस मोम को इसमें डाल दिया, तो जब मोम को डाला इसमें तो मोम कुछ समय बाद ठंडा होकर इसी के आकार ले लेगा, और ऊपर से मिट्टी के बर्तन को तोड़ देंगे। तो जब मिट्टी के बर्तन को तोड़ देंगे तो बचेगा क्या, खाली मोम का मूर्ति बचेगा, बढ़िया मूर्ति मोम का। अब उस मोम की मूर्ति, जो मोम का मूर्ति बचा हुआ है, उस मोम की मूर्ति कैसे करेंगे यार, मेरे ख्याल से ना इसका ये होता है कि मोम की मूर्ति का बनाते हैं चित्र, हाँ, मोम के मूर्ति का बनाते हैं चित्र। तो जब मोम की मूर्ति का चित्र बना लेते हैं उस पर, तो उस मोम के चित्र को क्या करते हैं यार, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, एक सेकंड में मेरे पास नोट्स होगा इसका, मैं नोट्स देख लेता हूँ थोड़ा, एक सेकंड वेट करना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर। इतना आसान है यार, लेकिन मुझे अभी कोई याद ही नहीं आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, कापर प्लस टिन से बनता है सिर्फ, इसे बोलते हैं लास्ट वैक्स तकनीकी, लास्ट वैक्स तकनीकी बोलते हैं। सबसे पहले मोम के ऊपर ब्रश से चित्र करते हैं, यही मैं बताया था। मोम जो है, पहले मोम ऐसे मोम मान लिया कोई है, तो मोम के ऊपर क्या करते हैं, ब्रश से लेकर के चित्र बनाते हैं, मोम का इतना बड़ा टुकड़ा चित्र बनाते हैं। फिर जब चित्र बन जाता है, मान लिया एकदम मोम का ऐसे चित्र बन गया बढ़िया, ये मान लिया कोई इंसान है, उसका चित्र ऐसे बना दिए, मोम का ब्रश से बन गया इस पे चित्र। अब इस मोम के ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी का, गीली मिट्टी का लेप लगाते हैं चारों तरफ अच्छे से, उसी के आकार पे उसी के ऊपर लेप चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। लेप चढ़ाने के बाद गीली मिट्टी का लेप चढ़ा दिए, अब भट्टी में डाल करके उसको पका लिया। तो जो मिट्टी, अब देखो मिट्टी पक गई, मिट्टी क्या हुई, पक गई। जो मिट्टी है मूर्ति के ऊपर, जो जैसे मान लिया मूर्ति थी मोम की, और मोम के ऊपर मिट्टी लगा दिए थे, गीला गीला, जब गीला गीला मिट्टी लगाए उसी में थोड़ा सा छेद कर दिए और उसको भट्टी में पका दिए। जब भट्टी में पकाए तो ये जो मोम है, मोम तो गल करके नीचे चला आया, और भट्टी में मिट्टी की मूर्ति बन गई एकदम टाइट। अब उस मिट्टी की जो मूर्ति है उसके अंदर क्या डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे कापर और टिन का विलयन, माने कापर और टिन को गला करके उसके अंदर डालेंगे उसी छेद से। अब जब छेद से डालेंगे तो उस मिट्टी वाले मूर्ति का जो खाली खाली बचा है, क्योंकि मोम तो गिर गया पूरा, तो खाली खाली जगह बचा है, खाली खाली में कांच आ जाएगा पूरा। और जब कांच आ जाएगा तो क्या करेंगे, जब कांच सूख जाएगा तो इस मिट्टी के
मिट्टी का जो छेद है उसको बंद कर देंगे, छेद भी बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे करके हल्के हल्के हथौड़े से मिट्टी तोड़ देंगे और बन जाएगी कांच की मूर्ति। ये है 4 प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन अभी आर्ट एंड कल्चर वाले में लिखा, सर बताए थे, तो आपको समझ में आया होगा इसको। फिर उसके बाद है व्यापार में, देखते हैं क्या क्या है। व्यापार में इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमुख कारण जो था व्यापार। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सभ्यता है उसके प्रमुख कारण व्यापार बहुत अच्छा था। आजीविका का प्रधान स्रोत था व्यापार। क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ वैश्विक व्यापार भी था, और IVS का निर्यात आयात से ज़्यादा होता था। निर्यात माने कि वस्तु को भेजना, जैसे मान लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वस्तुओं को ज़्यादा भेजता था, मंगाता कम था। उसके बाद यहाँ पे कुछ जगह का नाम है जो कहाँ से प्राप्त होते हैं उसको दिखाते हैं। जैसे कि ईरान से क्या मिलता है, ईरान का इसमें तो दिख नहीं रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ना ये चांदी होगा ईरान, क्योंकि सोना आगे लिखा है तो चांदी होगा, धातुओं के बारे में बता रहा ना। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। लेक्चर नंबर चांदी ईरान से, जो चांदी कहाँ से क्या मंगाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये लिखा है कहाँ से क्या मंगाते थे, तो चांदी ईरान से मंगाते थे। सोना कोलार कर्नाटक में ही था इनका। टीन जो था चिरांद बिहार में था। टीन कहाँ था, चिरांद बिहार में टीन था। और गणेश्वर राजस्थान में ताम्र था। तो तांबा तो आप जानते हैं, गणेश्वर राजस्थान सब जानते होंगे। लाजवर्थ पत्थर अफगानिस्तान, हमने पहले बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट ये टीन है, टीन चिरांद बिहार, बिकॉज ये सब सोना सब जानते हैं, कोलार कर्नाटक से, चांदी ईरान से सब जानते हैं, गणेश्वर राजस्थान से, तांबरे सब जानते हैं, लाजवर्थ पत्थर अफगानिस्तान सब लेकिन टिन चिरांद बिहार से ही नहीं जानते हैं लगभग, तो टिन वाला याद करना, चिरांद बिहार में टिन। व्यापार की उन्नति के कारण क्या थे, तो क्योंकि कच्चा माल पर्याप्त था, उन्नत उद्योग थे, यातायात की उन्नत व्यवस्था थी, उन्नत जैसे कच्चे सड़क, इक्का गाड़ी, पहिया में स्पॉक नहीं था। देखो ये भी आता है कि पहिया में स्पॉक था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहिया में स्पॉक नहीं था। स्पॉक मतलब एक ऐसे गोला सा पहिया होता है, इसके बीच में लगा था, ढुर जैसे बोलते हैं, ढुर देसी भाषा में तो कहें ढुर। ढुर था कि नहीं, ढुर, ढुर जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो वही ढुर है, मतलब जो नाचता है ऐसे गोला सा रहता है। फिर उसके बाद है दैमाबाद से कांस की गाड़ी मिली है। ज़्यादातर यातायात जल से होता था, अधिकांश नगर नदी के पास ही बसे थे। उन्नति के कारण, देखो अधिकांश नगर नदी के पास बसे थे इसलिए उन्नत था। व्यापार उन्नत था इसका, कच्चे सड़क, इक्का गाड़ी का प्रयोग होता था। पाल वाले नौका का विकास हुआ, जिससे अधिक दूर तक, पाल वाले नौका का विकास भी इस समय हुआ था, जिससे अधिक दूर तक हम यात्रा कर सकते थे, मतलब वो लोग यात्रा कर सकते थे। माल की समरूप इकाई थी 16 की गुड़ज का माप, तौल के 16 का गुड़ज प्रयोग किया जाता था। संपूर्ण सभ्यता में एक ही माप का प्रचलन था, जो कि हमने समरूपता के बिंदु में पहले ही पढ़ लिया। फिर उसके बाद है माप तौल की समरूप इकाई हो गई। फिर मोहर लिपि, मोहर के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। मोहर सबसे ज़्यादा मोहर मोहनजोदड़ो से। लिपि भी, वस्त्रोत्फेदन लिपि भी पढ़ लिया है, पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। फिर उसके बाद राजकीय सांस्कृतिक सामाजिक अनुकूलता भी पढ़ लिया। अब ये लोथल जो था एक कॉमर्शियल कैपिटल था, माने वाणिज्यिक राजधानी। गोदीवाड़ा का प्रमाण मिलता है। गोदीवाड़ा क्या होता था, जैसे मान लिया कि गोदीवाड़ा बोलते हैं ना, जैसे समुद्र से ऐसे समुद्र का पानी ले जा करके ले गया गया और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जहाज़ खड़ी हो रही है यहाँ पे, तो इसको गोदीवाड़ा बोलते थे। यही गोदीवाड़ा था, यहाँ पे बगल में समुद्र के पानी को खींचते हुए यहाँ ले गया जाए, जिससे जहाज़ ऐसे ऐसे आए और यहीं पे रुक जाए, गोदीवाड़ा पे ऐसे। व्यापारी राजधानी लोथल थी, और राजनीतिक कैपिटल जो मोहनजोदड़ो थी, मोहनजोदड़ो एंड लोथल दोनों थी। फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, तो सिंधु सभ्यता अर्थव्यवस्था हो गया, और सिंधु सभ्यता का समाज अब देखेंगे। सिंधु सभ्यता का समाज मूलतः 4 मूल जातियों में विभाजित था। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन, मंगोलाई, भूमध्यसागरीय। ये इम्पॉर्टेंट इन IS लिखा हुआ है, तो मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। ये कौन कौन से सिंधु समाज मूलतः 4 प्रजातियों में था। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियाई, अल्पाइन, भूमध्यसागरीय। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन, मंगोलीय और भूमध्यसागरीय। तो स्तरीकृत समाज भी था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग थे। समाज, सिंधु सभ्यता का समाज कई तरह के से था। ये तो 4 मूल भाग में, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन, भूमध्यसागरीय और
मंगोलियाई, ये तो था। फिर उसको उतनी उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय, ये 3 वर्गों में था। उच्च जीवन स्तर, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन सब अच्छे थे। सती प्रथा का प्रमाण लोथल गुजरात से मिलता है। समाज में सती प्रथा का प्रमाण भी मिलता है गुजरात से। पुरोहितों एवं व्यापारियों की अच्छी व्यवस्था थी, जो पुरोहित एवं व्यापारी थे उनके लिए अच्छी व्यवस्था थी। फिर जन वितरण प्रणाली थी, अक्टूबर से मार्च में ये लोग खेती करते थे, रबी की जन वितरण प्रणाली थी। और आवास जो थे, आवास में बड़े बड़े भवन जैसे गोदीवाड़ा, लोथल। फिर जलाशय, सबसे बड़ा जलाशय धौलीवीर गुजरात, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो, स्टेडियम धौलावीरा गुजरात से मिलता है। पुरोहित का भवन, असेंबली हॉल या विश्वविद्यालय, इन तीनों में से कोई भी एक दे दे अगर ऑप्शन में, तो मोहनजोदड़ो लिखना है। चाहे पुरोहित का भवन दे दे, असेंबली हॉल दे दे या विश्वविद्यालय दे दे, तो ये सब कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में चाहे पुरोहित का महल, असेंबली हॉल या विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का पुरोहित की मूर्ति किस मूल की है, तो मंगोलियाई मूर्ति की। कांस्य की नर्तकी किस मूल की है, भूमध्यसागरीय मूर्ति है, 4 मूल जातियों में ना। तो आर्थिक देख लिया, आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब देख लिया। उद्योग में कृषि में कपास देख लिया, उद्योग में कपास, वस्त्र के लिए कपास, मिट्टी, पत्थर, धातु का उद्योग, धातु मूर्ति का सर्वोच्च उदाहरण कांस्य की नर्तकी थी। फिर पत्थर में मन का उनका देख लिया। फिर व्यापार में क्या देखा, विकास का प्रमुख कारण ये सब व्यापार में है, चांदी ईरान से ये सब मंगाते थे। व्यापार की उन्नति के कारण क्या थी, मापतौल की समरूपी इकाई, मोहर लिपि, ये सब देख लिया। फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता का समाज 4 मूल भागों में विभाजित था, पोटो स्टेलेट, अल्पाइन, मंगोलियाई, भूमध्यसागरीय। इसमें भूमध्यसागरीय का कांस्य की नृत्य की मूर्ति और मंगोलियाई की मोहनजोदड़ो की मूर्ति। फिर उसके बाद है पहली बार 2 मंजिला बनाने का निर्माण भवन का कब शुरू हुआ था, इसी में शुरू हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में। एक आंगन के चारों तरफ कब्रें बनते थे, आज भी देखते होंगे आप, बीच में ऐसे आंगन रहता था और चारों तरफ यहाँ पे कमरा, ऐसे यहाँ पे कमरा, यहाँ पे कमरा, यहाँ पे कमरा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है कि बीच में आंगन और चारों तरफ कमरा। अभी भी तो इसको कह सकते हैं, आज भी प्रासंगिकता इसकी विद्यमान है कि जो एक आंगन के चारों तरफ कमरा रहता था वो भी आज के घरों में दिखाई देते हैं। घर में खिड़कियाँ प्रायः नहीं होती थी, जो खिड़कियाँ थी वो प्रायः नहीं होती थी घर में प्रायः खिड़कियाँ नहीं होती थी। घर का द्वार मुख्य मार्ग से अलग गली की ओर खुलते थे। अब एक ऐसे मान लीजिए मुख्य मार्ग है ऐसे, तो इस मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते थे। ये मान लिया घर है, ऐसे एक घर बना हुआ है, तो इधर भी घर बना हुआ है, ऐसे ऐसे, तो इनका ऐसे छोटी सी गली थी, इस गली में ऐसे मुंह खुलता था इनका, नाली भी यहीं थी बगल में। घर का द्वार गली की ओर खुलते थे क्योंकि कच्चे सड़क थे, धूल था, इसलिए गली की ओर खुलता था। घर का निर्माण लकड़ी, ईंट, पत्थर से होता था। लकड़ी, ईंट, पत्थर 1:2:4 ईंट का जो अनुपात था। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम से होता था घर का निर्माण। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम मतलब होता है जैसे अभी भी चलता है इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम से, ईंट पहले ऐसे लगाते हैं, एक रद्दा बोलते हैं ना, जैसे रद्दा बोलते हैं इसको, जब जब ईंट चलता है तो रद्दा बोलते हैं ऐसे, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे। जैसे ईंट लगा दिया ऐसे, अब जब दूसरा वाला ईंट रखेंगे ना, उसके ऊपर वाला जो परत रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे, ऐसे ईंट, 2-2 ईंट करके ऐसे, फिर 2 ईंट ऐसे, 2 ईंट ऐसे ऐसे, तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम मैंने एक ईंट सीधा सीधा लगाया और फिर ऐसे ऐसे लगाया एक बार, फिर एक बार ऐसे ऐसे लगाया, उसे बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। प्रायः प्रत्येक घर के साथ एक पतली नाली जुड़ी हुई थी ताकि घर में इस्तेमाल किया गया गंदा पानी बाहर, तो स्वच्छ जल प्रबंधन था, कह सकते हैं इसको। मनोरंजन के लिए सर्वप्रथम शतरंज का विकास हुआ था इसी काल में, और पशु लड़ाना, मुर्गा लड़ाना, ये सब इसी काल में हुआ था। ये लोग पशु लड़ाते थे, मुर्गा लड़ाते थे। फिर नोट में है कुछ, इसको नोट देखते हैं। गिलामेश क्या है, गिलामेश एक अवधारणा है। गिलामेश क्या है, एक अवधारणा है। गिलामेश जो मध्य एशिया के देशों में भी प्रचलित था। गिलामेश क्या था, एक अवधारणा है जो एक मध्य एशिया के देशों में भी प्रचलित था। गिलामेश एक गिलगमेश है कि गिलामेश है, तो गिलगमेश यहाँ पे लिखा, वहाँ पे गिलामेश। तो गिलगमेश जो था एक महामानव था जो एक साथ 2 शेरों से लड़ता था। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना पशु लड़ाते थे, तो पशु से कौन लड़ता था, गिलगमेश। गिलगमेश एक अवधारणा है जो मध्य एशिया के देशों में भी प्रचलित था। गिलगमेश एक महामानव था जो एक साथ 2 शेरों से लड़ता था।
जब पशुओं को लड़ाते थे तो पशुओं को भी लड़ाते थे, पशु से और पशु का मानव से भी। तो जो पशु से मानव लड़ता था वो गिलगमेश कहलाता था, महामानव था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहर पर इसी प्रकार के एक विशाल मानव को शेरों से लड़ते हुए दिखाया गया है। तो महान मानव जो है उसको शेरों से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्राप्त देखा गया है। फिर धर्म जो था इनका प्रकृति पूजक थे। ये जो है प्रकृति पूजक थे धर्म में। अब जो इनका धर्म था ना, एक प्रकृति पूजक थे। इनमें मंदिर नहीं पाओगे आप, मंदिर का निर्माण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाओगे। प्रकृति पूजक थे, पशु पूजक थे। देखो प्रकृति पूजा करते थे, जैसे वृक्षों की पूजा हो गई और मतलब पहाड़ों की पूजा हो गई, ऐसे पशु पूजा भी हो गई। पशु पूजक थे, बहुदेववादी थे, उन्हें कई देवी देवताओं को मानते थे। मूर्ति पूजक थे, जल पीपल इन सब का पूजा करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, शवों को दफनाते थे, टोटमवाद में विश्वास करते थे। देखो आज के सिस्टम में शव को दफनाया जाता है, मुस्लिमों में, हिंदुओं में शव को जलाया जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, वहाँ पे शव को दफनाया ही जाता था। तो ये तो अब बने इस नया टोटमवाद में विश्वास। टोटमवाद बने टोना टटका जो बोलते हैं, टोटमवाद इसे बोलते हैं, टोना होना, टटका होना। और उन्हें वही जो उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, आप कह सकते हैं इसको टोटमवाद, मतलब कि जादू टोना यही सब। फिर सिंधु सभ्यता की राजनीति के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता की राजनीति, एक तो हो गया अर्थ, हमने आर्थिक स्थिति पढ़ ली, अर्थव्यवस्था। फिर हमने व्यापार पढ़ लिया, सिंधु सभ्यता का व्यापार। फिर सिंधु सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था, व्यापार और धार्मिक। समाज पढ़ लिया, समाज 4 वर्गों में विभाजित था, स्त्रीगत समाज भी था, प्रोटेस्टेड ये सब था। सती प्रथा का प्रमाण भी मिलता है समाज में, लोथल गुजरात से। पुरोहितों में व्यापारिक अच्छी स्थिति ये भी था। आवास देख लिया, आवास में था कि 2 मंजिला बनाने का निर्माण शुरू हुआ, खिड़कियां नहीं होती थी, ये सब घर के निर्माण में ईंट, लकड़ी, पत्थर ये सब यूज होते थे। और मानव जो पशुओं से लड़ाते थे, गिलगमेश एक मानव भी था, ये भी देख लिया। धर्म देख लिया उसका, मूर्ति बहुदेववादी थे, मंदिर नहीं था। लेकिन सिंधु समाज की राजनीति देखते हैं। तो सिंधु समाज की राजनीति में संघीय व्यवस्था थी। शासन व्यवस्था कैसी थी? संघीय व्यवस्था थी। इनके उत्खनन स्थलों में कम हथियार मिले हैं। इनके नगरों का नियोजन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से चलता था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से चलता था। अब देखो यहाँ पे फिर से आ गया वो, मोहनजोदड़ो मोहर बेलनाकार और ईरान का मोहर वृत्ताकार, और सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर वर्गाकार। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, नगर का नियोजन नगर पालिका के माध्यम से चौकोर नगर होते थे। ऐसे चौकोर नगर होते थे, ऐसे यहाँ पे नगर, यहाँ पे नगर, ऐसे चौकोर नगर होते थे। चौकोर नगर के बाद ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति माने एक दूसरे को ऐसे सड़कें काटती थी समकोण पर इसलिए काटती थी, इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन था। यहाँ पत्ते जो होते थे ना, पत्ते जब सड़क पर गिरते थे तो हवा से चल करके यहीं बगल में आ जाके चले जाते थे, इसलिए समकोण किनारे हो जाते, समकोण पद्धति में इसलिए सड़कें समकोण पर काटती थी। नगर जो था पश्चिमी और पूर्वी दुर्ग में बढ़ता था। पश्चिमी में जो है ऊंचाई पर बसा था और प्रशासनिक केंद्र पश्चिमी था, ऊंचाई पर बसा था। जैसे ऐसे मान लिया ये है, ये पश्चिमी दुर्ग हो गया और यहाँ पे पूर्वी दुर्ग हो गया। तो ये दुर्गीकृत था पूरा, एकदम चारों तरफ इसका दुर्ग बना हुआ था, अच्छा सा प्रशासनिक केंद्र। अब कम ऊंचाई पर था, ये रिहायशी इलाका था पूर्वी वाला। दुर्गीकृत क्षेत्रों में अन्नागार बनाया गया था। तो अन्नागार कहाँ बनाया गया था? दुर्गीकृत क्षेत्रों में अन्नागार क्यों बनाया गया था? अच्छा ये बताओ। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि थी वो अधिशेष कृषि होती थी, माने खाने के बावजूद बच भी जाती थी, तो उसको रखने के लिए अन्नागार बनाया गया। और ये बनाया गया दुर्गीकृत पश्चिम क्षेत्र में। सभी तरह के भवन सभी नगरों में नहीं थे। सभी तरह के भवन जो थे वो सभी नगरों में नहीं थे, माने अलग अलग नगरों में अलग अलग तरह के भवन थे। जैसे मोहनजोदड़ो में पवित्र स्नानागार और पुरोहित का महल। तो पुरोहित का महल मोहनजोदड़ो में, इसी को विश्वविद्यालय भी, पुरोहित के महल को विश्वविद्यालय असेंबली हॉल भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। गोदीवाड़ा लोथल से। स्टेडियम कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। देखो स्टेडियम अलग है और विश्वविद्यालय, पुरोहित का महल और असेंबली हॉल अलग है। जो स्टेडियम है वो धौलावीरा से, क्योंकि देखो स्टेडियम में क्या होता है कि स्टेडियम में क्या करते हैं, क्रिकेटर धुल देते हैं ना, मतलब अच्छे से गेंदबाज को धुल देते हैं। जैसे अभी हाल ही में
कल की परसों मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, तो इंडिया ने क्या किया था, पाकिस्तान के गेंदबाजों को धुल दिया था, है ना। तो धुलना मतलब धो दिया, स्टेडियम में धो दिया, तो धौलीवीरा कह सकते हैं इसको, ऐसे याद कर सकते। मैं ऐसे ट्री बना दिया अभी, मुझे मतलब मैंने कभी याद नहीं किया था, मैंने आज ही बना दिया, क्योंकि मैं एक पुरोहित का महल यूनिवर्सिटी और असेंबली हॉल में कंफ्यूज हो जाऊंगा फिर। पुरोहित का महल, असेंबली हॉल और जो ये था ये सब मोहनजोदड़ो से मिले थे ना, तो स्टेडियम धौलावीरा से मिले। कुछ नगर भिन्न श्रेणी के भी थे, जैसे लोथल, यह पूरा नगर एक ही दुर्ग के अंदर बसा था। जो लोथल नगर था वो एक ही दुर्ग के अंदर बसा हुआ था। धौलावीरा 3 भागों में बटा था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। DPP 8 का, ऋग्वेद में जो माते तमा, नदी तमा और देवी तमा, माते तमा, नदी तमा एवं देवी तमा नाम से संबंधित जो नदी है वो कौन है? सरस्वती। माने कि सरस्वती नदी को ही माते तमा, नदी तमा और देवी तमा, तमा 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 सरस्वती, सरस्वती माता है, ऐसे कर सरस्वती। ऋग्वेद में माते तमा, नदी तमा और देवी तमा। ऋग्वेद काल में अधिकांश लड़ाई गाय के लिए लड़ी गई, ना कि घोड़े के लिए। तो अच्छा ऑप्शन में आएगा कि ऋग्वेद काल में अधिकांश लड़ाई घोड़े के लिए लड़ी गई, तो गलत, क्योंकि अधिकांश लड़ाई लड़ी गई थी गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए लड़ी गई थी अधिकांश लड़ाई। फिर उसके बाद आपका उद्भव कैसे हुआ, इसका उद्भव के बारे में थोड़ा देखते हैं कि उद्भव के बारे में कुछ विद्वान क्या मानते हैं। मेसोपोटामिया का उद्भव गार्डन चाइल्ड, मतलब कहते हैं कि गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है वो विदेशी संपर्क यानी कि मेसोपोटामिया से उद्भव हुआ है इसका। लेकिन विदेशी संपर्क से उद्भव का विचार अब स्वीकार्य नहीं है। गार्डन चाइल्ड ने ऐसा कहा कि मेसोपोटामिया से हुआ है, बट अब स्वीकार्य नहीं है। इसका विकास कई क्षेत्रीय संस्कृतियों के आपसी संपर्क में जुड़ने से हुआ है। जमलानंद घोष कहते हैं कि सोथी संस्कृति जो कि राजस्थान में है, वहाँ से इसका उद्भव हुआ है, सोथी संस्कृति से। फिर उसके बाद पतन, ये जमलानंद घोष जो कहते हैं सोथी संस्कृति राजस्थान से इसका उद्भव हुआ है, और गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि मेसोपोटामिया से हुआ, लेकिन विदेशी मान्यता स्वीकार नहीं है इसके उद्भव की, सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर उसके बाद पूर्व वैदिक काल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तीसरा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कैसा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। हाँ सही है। लोथल एक दुर्ग में ही विभाजित था और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ये भी देखो क्वेश्चन में आया है। तो पतन, कुछ विद्वान पतन कैसे कैसे मानते हैं। देखो मार्शल मानते हैं कि बाढ़ से पतन हुआ था इसका। मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से व्हीलर से आर्यों के आक्रमण से मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। फेयर सर्विस, पर्यावरण संकट, देखो पर्यावरण कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। तो अगर पर्यावरण संकट से होगा तो फेयर सर्विस कहेंगे कि पतन हो जाएगा। देखो पर्यावरण होना चाहिए फेयर, पर्यावरण कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। तो अगर पर्यावरण फेयर होना चाहिए मैंने अच्छा होना चाहिए, तो पर्यावरण संकट लाओगे तो फेयर सर्विस कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो फेयर सर्विस ने कहा कि इस पर्यावरण संकट से सिंधु घाटी सभ्यता का। मार्शल वाला बाढ़ तो सबको पता होगा, एक पर्यावरण संकट वाला याद कर लेना। फेयर सर्विस, आर्यों के आक्रमण से तो व्हीलर, आर्य आक्रमण कहेंगे, समझ लो व्हील पहिए से आक्रमण कर रहे हैं ऐसे। और जो लौम्बिक हैं, लौम्बिक भूवर्तनिक विक्षोभ से, लौम्बिक जो है वो कह रहे हैं कि भूवर्तनिक विक्षोभ से जो है इसका हुआ था, मतलब पतन हुआ था। पतन का तात्पर्य ये बताया था इसके पहले वीडियो में, शुरू में बताया था जब मैं शॉर्ट बता रहा था कि क्या क्या पढ़ना है। तो पतन का तात्पर्य बताया था कि नगरों की संख्या कम हो जाएगी, बड़े नगर नहीं रहेंगे, नियोजन नहीं रहेगा, जीवन स्तर में गिरावट आएगा, कांस्य के बजाय ताम्र पाषाण उपकरणों की शुरुआत हो गई, वैश्विक व्यापार एवं क्षेत्रीय व्यापार कम होने लगा, और स्थानीय संस्कृतियों का विकास हुआ। अब ये हो गया हमारा सिंधु सभ्यता कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ने के लिए नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद, तो बने रहने के लिए भी।